मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ बच्चों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, जैसा देख रहे हैं आप कि ये 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि जैक के द्वारा जारी किया गया था। इसी पैटर्न पर इस बार भी एग्जाम होने वाला है, इसलिए ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, इसमें हम जो सोशल साइंस का ये आपका सेट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस देखेंगे कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ये सेम पिछली बार की तरह की क्वेश्चन है, ये आप इंस्ट्रक्शंस को जो निर्देश हैं इन्हें पढ़ लीजिए, इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जैव संसाधन। जैव का मतलब जीवन, ऐसी चीज जिसमें जीवन हो, ऐसा संसाधन जिसमें जीवन निहित हो या जीवन है उसमें, या यूं कह लो कि सजीव संसाधन। राइट, ये हम अपने समझने के लिए हम आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप ऐसा समझिए। ठीक, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव। अजैव मतलब ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है। तो ये सिंपल सी पहचान है, तो इस आधार पर हम इसका आंसर कर पाएंगे। जैसे मनुष्य है, जल है, सूर्यताप, लौह है, इनमें से किसमें जान है या जीवन निहित है या जीवन है, तो वो होता है मनुष्य में। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा मनुष्य जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। बाकी ये सारे जो हैं वो आपके अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो संसाधन है उनका समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो ध्यान देना कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो संसाधन होते हैं उनका जो हमारे समाज में जो बंटवारा होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है, कैसा? जस्टिफाइड होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। अर्थात ये कि जितने भी हों, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, यानी कि जितने भी जो भी पॉपुलेशन है अर्थ पर, वो सभी को बराबर हिस्सेदारी में या बराबर रूप में जो है जो संसाधन है उनके उपयोग करने की परमिशन, या सभी को बराबर रूप में उसके संसाधनों के उपयोग के लिए परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि जस्टिफाइड तरीके से आपको इसका बंटवारा करना चाहिए। हाउ शुड रिसोर्सेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वर्ल्ड पीस। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? न्याय संगत इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निकोबारी कबूतर, ये यह ध्यान देना, निकोबारी कबूतर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी ईयर में ये पूछे गए क्वेश्चन है। किस जातियों के श्रेणी में आता है? तो निकोबारी कबूतर जो है वो आपकी एक स्थानीय जनजातियां होती हैं जिन्हें हम लोग, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक जनजातियां। निकोबारी कबूतर का संबंध किससे है? स्थानिक जनजातियों से है। ठीक है, सामान्य जनजातियां नहीं होगा, दुर्लभ जनजातियां भी नहीं होगा और लुप्त जनजातियां भी नहीं होगा। ये है आपका एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक जातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसका मिलान सही नहीं है? तो ध्यान देना, महानदी जो है हीराकुंड परियोजना, यानी हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। टांका जो है, टांका ये भूमिगत जल टैंक होते हैं कहाँ पे? राजस्थान, या यूं कह लो कि जहाँ पे रेतीले या फिर मरुभूमि होती है वहाँ पे जो पानी को सुरक्षित, पीने के पानी को सुरक्षित रखने के तरीकों को हम लोग टांका बोलते हैं, या भूमिगत जल टैंक जिसे टांका कहा जाता है, राजस्थान में। और इल्तुतमिश, ये जो हौज खास है उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये सभी आपकी जो है सुमेलित हैं। लेकिन जो गंगा दिया हुआ है भाखड़ा नंगल परियोजना, यानी कि गंगा नदी पर, इसका मतलब हुआ कि भाखड़ा नंगल परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ये आपका गलत है। और यही पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आपको बता दें, गंगा नदी पर कोई भी परियोजना स्थित नहीं है। भाखड़ा नंगल परियोजना ये जो आपकी है ये सतलज नदी पर स्थित है। राइट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। रबी की जो फसलें हैं उन्हें किस ऋतु में बोया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। रबी जो होती है, रबी की फसलें आपकी ठंडी में बोई जाती हैं, ठंडी, या यूं कह लो कि इसको शीत ऋतु भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीत ऋतु, जाड़ा, गर्मी और बरसात। ठीक है, अब उसके बाद जो है ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये सब आपका होता है रबी, खरीफ और जायद। खरीफ और जायद की फसलें।
मेनली आपके दो ही होते हैं, रबी और खरीफ। एक ठंडी में बोई जाती है और दूजा आपका जैसे खरीफ की फसल हो गई धान की, खरीफ क्या हो जाएगी धान। तो धान के साथ में जो भी चीजें बोई जाती हैं, और इसका हो गया गेहूं। बस आप यही ध्यान दीजिए। तो गेहूं के साथ चना, मटर, गेहूं, सरसों, ये सब इसके साथ बोई जाने वाली फसलें हैं, तो वो सब रबी के उदाहरण हैं। और धान के साथ जितनी भी फसलें यानी कि बारिश के सीजन में जो बोई जाती हैं, वो आपका सब एग्जाम्पल हो जाती हैं खरीफ की। और जायद की हो जाती है आपका जो गर्मी के मौसम में जैसे बोई जाने वाली फसलें हैं, वो सब जायद में आ जाएंगी। राइट, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? ध्यान देना, यहाँ पे दो तरह की कृषि आपके लिए आती है क्वेश्चन जिनसे संबंधित रहता है। एक रोपण कृषि और दूसरा झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है? झूम कृषि होता है, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। जैसे जो ट्रेवल यानी कि जो जनजातियां जंगलों में जैसे रहती थीं, वो जंगल हैं, बड़े से जंगल हैं, उनके कुछ एक इलाके को साफ करके वहाँ पे जैसे किसी जंगल में जिस कोने पे बसे हैं वहाँ पे उसको साफ करके और क्या करते हैं, उसको जला करके, झाड़ियों को जला करके साफ करके वहाँ पे किसानी करने लगते थे, यानी कि खेती करते थे। तो ऐसी खेती को झूम कृषि कहते हैं। राइट, यानी ट्रांसफर जी जहाँ जाते थे वहीं पे अपना जंगलों को साफ करके खेती करने लगते थे। तो इस तरह की खेती हमारी कहलाती है झूम कृषि। राइट, हस्तांतरित कृषि भी कह सकते हो, या एक बार यहाँ लगाया फिर उसके बाद दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, ऐसे ऐसे। अब रोपण कृषि क्या होती है? किसी एक ही खास जगह विशेष पे वहां पे एक ही किस्म की फसलों का किसी बड़े एरिया में बोया जाना रोपण कृषि कहलाता है। जैसे चाय है, चाय आपने देखा होगा सिक्किम, असम जो दार्जिलिंग वगैरह है, यहाँ सब में एक एक बड़े लैंड पर जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय हो गया, कहवा यानी कॉफी हो गया, इन सबका उत्पादन होता है। तो ये सब जो होंगे ये आपकी किस प्रकार की कृषि में आ जाएंगे? रोपण कृषि। ठीक है, और झूम कृषि का उदाहरण आपको बताया गया कि जो जंगल के इलाके होते हैं और एक सीढ़ीदार खेती होती है। राइट, स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं। राइट, वो आपका अलग हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7वां नंबर, आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस मॉडल पेपर का ये उद्देश्य है, और आपको मैं जितना हो सकता है उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का एक स्थान है गुआ और नोवा मुंडी। राइट, ये दो स्थान हैं, इन दोनों स्थानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? मिनरल, कौन सा मिनरल या खनिज पाया जाता है? तो ध्यान देना, यहाँ पर लौह अयस्क भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लौह अयस्कों के लिए क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि झारखंड का गुआ और नोवा मुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, या यूं कह लो कि गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो या ऐसे कह देगा कि झारखंड का कौन सा स्थान है जो लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो गुआ और नोवा मुंडी। ऐसे भी कहेंगे कि गुआ और नोवा मुंडी किस लिए? लौह अयस्क के लिए। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। तो आंसर क्या है इसका? लौह अयस्क। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किसका परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन से यानी पाइप के द्वारा होता है? तो ध्यान देना, लिक्विड चीजें जो होती हैं उन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से यानी परिवहन उनका पाइपलाइन से करते हैं। जैसे पानी हो गया, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोल उत्पाद हो गया, ये सारी चीजें लिक्विड हैं, इनका सभी का हम लोग परिवहन जो है ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको पता होगा कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की जो 22 प्रमुख भाषाएं होती हैं, जो कि संविधान की किस अनुसूची में इनको रखा गया है, ये आपको बताना है। तो ये हमारी 8वीं अनुसूची में हमारी जो भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं, जो संवैधानिक भाषाएं हैं, उनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, ये सब काफी अच्छे क्वेश्चन है। 10 नंबर, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? राइट, जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, वहां पे कितना % रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए है? तो वो आपका होता है 1/3, 1/3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, राइट, सिविल राइट मूवमेंट,
ध्यान देना, इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन को क्या कहते हैं, सिविल राइट मूवमेंट। ये कब हुआ था, राइट? तो 1954 से लेके 1968 तक ये आपका वहां पे ये आंदोलन चला था, 1954 से लेके 1968 तक। तो ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन याद रखिएगा और आपको बताते चलें कि इस तरीके के इस मॉडल के क्वेश्चन आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, यानी महिलाएं कितना जो है उनका प्रतिनिधित्व कितना है, तो 5% से भी कम है, से भी कम, राइट? यानी 5% से भी कम, लेस देन, राइट? तो 5% से भी कम, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, राइट? तो सही आंसर क्या है, लेस देन 5%। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी कि उस देश में सिर्फ 2 ही दल होंगे, राइट? द्विदलीय व्यवस्था। तो अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में तुरंत ही अभी देखिए रिजल्ट आया हुआ है, अमेरिका में कि जो चुनाव हुआ वहां पे 2 ही दल थे, और एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा आपकी जो खड़ी थी एक लेडी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत करी। एक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे और दूसरी पार्टी से जो है आपकी दूसरी जो थी वो थी आपकी कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की थी। तो इस तरह से वहां पे 2 ही दल होते हैं, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, राइट? अब कहीं कहीं पर डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या यूँ कह लो कि यहाँ पे बहुत सारे दल होते हैं, एक दल नहीं लड़ सकते, यानी कि एक से अधिक, 2 से अधिक दल रहेंगे तो बहुदलीय हो जाती है, राइट? और कहीं कहीं पर भाई राजशाही शासन रहता है, यानी राजा ही शासन करता है, तो वहाँ पे कोई दल की व्यवस्था नहीं रहती, सीधे राजशाही शासन रहता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से भारत जो है बहुदलीय व्यवस्था, और अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, द्विदलीय। आगे देखेंगे 14 नंबर, नेपाल में राजतंत्र, राजतंत्र को देखिए यहाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पे मोनार्की कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र, यानी वहाँ पे पहले राजा ही जो राजा होते थे, राजा जो है पूरे देश पर, यानी कि जो नेपाल आपका देश है, पूरे देश पर कौन शासन करता था, राजा का शासन। अभी जैसे हम लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री, किसी किसी देश में राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, हमारे यहाँ जो है हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी तरीके से नेपाल में जो है राजा का शासन चलता था, राइट? तो उसको हम लोग मोनार्की बोलते हैं, राजशाही तंत्र, राइट? तो वही कह रहा है कि ये किस वर्ष समाप्त होकर के डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में बदला। लोकतंत्र मतलब पब्लिक का शासन, राइट? यानी जिसमें पब्लिक वोट कर सकती है। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का घर, राजा रहते हैं, उनके पुत्र, उनके बेटी जो भी रहेंगे, कुल मिला के राजा के ही घर से कोई ना कोई राजा बनता रहेगा, वही शासन चलाता है। तो ये ऐसा कब हुआ, राजतंत्र जो है समाप्त हुआ कहाँ, नेपाल में। ऐसा कब हुआ, तो नेपाल में जो राजतंत्र समाप्त हुआ था वो 2008 में समाप्त हुआ था, ठीक है? और नेपाल भी कैसा बन गया, लोकतांत्रिक देश बन गया, वहां पर भी वोटिंग हुई और लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ एक आंदोलन की अगुवाई हुई थी, इस अगुवाई को किस संगठन ने किया था, उस संगठन का नाम। तो जो फेडिकोर है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, FEDECOR, फेडिकोर यहाँ पढ़ सकते हैं, इसका पूरा नाम आप जो है देख लीजिएगा। इस संगठन ने आपका शुरुआत करी थी किसके, जो बोलीविया है वहां पे पानी के निजीकरण के खिलाफ। निजीकरण का मतलब होता है कि जैसे ये मेरा है, यानी कि आपका अपना, किसी का जैसे पानी के संसाधन पर उसका अपना पर्सनल अधिकार हो, जैसे किसी का घर हो गया वो निजी होता है, ठीक है? तो ऐसे ही जैसे पानी के स्थान हो गए वो किसी खास व्यक्ति के ना रहे, उसके खिलाफ जो है आंदोलन की अगुवाई का जो संगठन है वो आपका फेडिकोर ने किया था, कि नहीं भाई उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कि किसी एक आदमी की, राइट? तो आगे बढ़ेंगे, केरल में जो है शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है? तो ध्यान देना, केरल में जो शिशुओं की मृत्यु दर है वो सबसे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं हैं वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।
और शिक्षा होनी चाहिए, और दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं वहाँ पे पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं, जिस कारण से केरल में शिशु मृत्यु दर जो है कम है बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र, राइट, संगठित क्षेत्र का मतलब हो गया आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट, यानी कि यूं कह लो कि संगठित क्षेत्र मतलब कि एक प्रकार से कि वो निश्चित है, वो हटाया नहीं जाएगा, एक प्रकार से सरकारी कह सकते हो। तो कृषि मजदूर नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी यही होता है आपका। बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो अस्थायी कर्मचारी होता है वो आपका संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आएगा। लघु उद्योग के श्रमिक बिल्कुल नहीं, कबाड़ी वाला बिल्कुल नहीं, ये सब इनकी मतलब जो जॉब होती है वो असंगठित क्षेत्रों में आती है, या यूं कह लो कि इनका काम असंगठित क्षेत्र में होता है, और ये संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो होते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, ये संगठित क्षेत्र में कहे जाते हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच आर द फॉलोइंग कॉल्ड एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला क्वेश्चन है देखिए रोजगार के अधिक अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। ध्यान देना, रोजगार के लिए अधिक अवसर उत्पन्न हो इसके लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो पहली बात है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हो, जाहिर सी बात है ये एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी होनी चाहिए, राइट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो इन सभी की जरूरत पड़ती है। तो 1 2 3 ये सब आपका सही आंसर हो जाएगा। इन सबको पढ़ करके बहुत सटीक तरीके से आंसर कर सकते हो बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट यानी कि जो पैसे जो नोट हैं उनको जारी करती है। तो इसका सही आंसर है आरबीआई। आपने सुना होगा, भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये कह रहा है कि 20 क्वेश्चन में राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपए का कर्ज लिया है, राइट। अब कह रहा है राम जो है, राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है। अगर प्रतिमाह उसको 1.5% ब्याज देना पड़ रहा है तो एक वर्ष में उसको कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा, तो 12 गुणे 1.5, तो 12 डेढ़ 18% हो जाएगा। 18% कौन ब्याज दे रहा है, राम दे रहा है। और श्याम कितना दे रहा है, श्याम हमारा 8% ही ब्याज दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा पैसा किसको लगेगा, राम को, यानी राम को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ब्याज के रूप में, तो राम ज्यादा तकलीफ में होगा या राम की हालत ज्यादा खराब होगी क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। तो ऑप्शन सी में ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इस तरह से आपका सही हो जाएगा। और ये हमको ऐसे ही समझना होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 21 नंबर है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार नामक कानून को लागू कब किया था। यानी आरटीआई जो है, यानी अर्थात है कि हम जो है अपने आप से किसी भी क्षेत्र में जो है सूचना का अधिकार नामक कानून का यूज करके किसी भी सूचना को हम, यानी हम का मतलब है किसी हम आप जो है लोग जो हैं भारत के लोग, वो जो है कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र की सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये नियम, ये अधिकार जो है कब पारित हुआ, या ये अधिकार नामक कानून ये कब लाया गया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है अक्टूबर 2005 में ये हमारा लागू हुआ था, अक्टूबर 2005। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, सरकार के द्वारा जो अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन बोलते हैं, उदारीकरण, राइट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निजीकरण क्या होता है कि जैसे इसको किसी चीज को अपने अंडर अधीन कर लेना, राइट, या किसी एक ही व्यक्ति के अधीन किसी चीज को कर देना, वो होता है निजीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो चीज पूरी दुनिया में फैली हुई हो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। राष्ट्रवाद यानी अपने नेशन के प्रति प्रेम की भावना। आगे बढ़ते हैं। अर्नस्ट रेनिन
किस देश के दार्शनिक थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्नेस्ट रेनिन किस देश के दार्शनिक थे? तो ये फ्रांस के दार्शनिक थे, इसलिए उन्हें फ्रांसीसी कह सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट। 23 का सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर का, तो याद भी रखना है आपको। 1789 में जो है, 1789 में आपका फ्रांसीसी रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट, इसमें सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं बच्चों, ये कई बार पूछे गए हैं। तो जोसेफ मैथ्यूनी जो हैं ये आपके यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये काफी इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी बच्चों को ये आंसर सही पता होगा। तो इसका सही आंसर जनवरी 2015 में जो जनवरी 1915 है, सॉरी। तो जनवरी 1915 में हमारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूना पैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच? तो दूसरे जो है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं, आपको बताना है कि पूना पैक्ट किस सन में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट हमने सीख लिया कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, राइट, खोज करके कहीं से भी। 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी है, एक जानवर से संबंधित बीमारी है, किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? तो ये आपका अफ्रीका, राइट। इसका सही आंसर क्या है? अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी ये आपकी 1890 के दशक में ये फैली थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो ये पशुओं की एक बीमारी है, जानवरों की बीमारी कह सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पर फैली थी? तो ये अफ्रीका में फैली थी बहुत तेजी से। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? राइट, मित्र राष्ट्र के पाले में, तो इसमें से सही आंसर है ब्रिटेन। ये आपका मित्र राष्ट्र के पाले में था, बाकी सब अलग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका न्यूटन बिल्कुल नहीं है, केपलर बिल्कुल नहीं है, राफेल बिल्कुल नहीं है। तो आपका सही आंसर सी नंबर में बन जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स, राइट, जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स। मैं 3 बार बोल दिया हूं, उच्चारण आप कर लीजिएगा। तो सही आंसर है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये सोशल साइंस का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार साबित होगा। मिलेंगे ऐसे ही कुछ और मॉडल पेपर और या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।